नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने जिले बाय जिले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्जाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है, देखिए प्रश्न पूछ दिया है आपका। यूपी टेट में 3 बार पूछा है ये प्रश्न। ठीक है, MP टेट में 1 बार पूछा है ये प्रश्न, बिहार टेट में 1 बार ही पूछा है प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रश्न आया हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? आपके पास ऑप्शन दिया है यहाँ पर, भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, किसका है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो आपका भारत देश का है। देखिए गर्व महसूस कीजिए, आप सभी गर्व महसूस कीजिए, भारत का है। ठीक है, प्रश्न आने वाला है आपके भी एग्जाम में, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए इसमें लास्ट में आपको हम कुछ ट्रिक भी देंगे। इसमें एकदम अंतिम तक आप बने रहिएगा, वीडियो के अंतिम तक। इसमें लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? ट्रिक भी मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर जो है संविधान की सूची, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आते हैं उसका ट्रिक से भी हम बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा। ठीक है, सारे प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट होते हैं JCERT के, इसलिए एक भी यहाँ पर प्रश्न छूटे नहीं। इसके लिए आप सभी चैप्टर को पढ़ लेना है आपको। ठीक है, एक बार चलिए, इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी? ठीक है, तो संघ की सूची में कौन शामिल है? संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची भी, यानी इन तीनों सूची को शामिल किया गया है संघ की सूची में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर कानून कौन बनाता है आपको बताना है। ठीक है, संघ सूची जो होता है उस पर कानून कौन बनाता है बताना है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ जो संघ सूची होती है, ठीक है, संघ सूची, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है उस पर अधिकार होता है केंद्र सरकार का। किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का कानून बनाने का अधिकार होता है। तो संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न कहाँ कहाँ आया? प्रश्न देखिए आपका यूपी टेट में आया, किसमें आया? यूपी टेट में आया, MP टेट में आया, CG टेट में आया और यहाँ पर कहिए तो असम टेट में आया। तीनों जगह ये प्रश्न आया। तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसको देखना कभी मत भूलिएगा। इसका ट्रिक भी नीचे दिया गया है, इसलिए लास्ट तक जुड़ करके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? देखिए प्रश्न कहाँ से आते हैं? JCERT से रहते हैं, और लोग पढ़ते नहीं है, कहते हैं कहाँ से आया, तो JCERT से आया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? कानून बनाने का जो अधिकार है, देखिए राज्य सूची है इसलिए इस पर नया नया कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास सुरक्षित है, यानी राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका B, इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? ये CG टेट का प्रश्न है और आपका ये किसका प्रश्न है? बंगाल टेस्ट का प्रश्न है। ठीक है, तो 2 जगह ये प्रश्न आया हुआ था कि समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों। तो देखिए समवर्ती सूची वही होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है, वही समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो गया। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है, मान लीजिए कि राज्य सरकार किसी और का है और केंद्र में सरकार किसी और का है और कोई कानून बनाना है, तो उसमें क्या होता है, दोनों में पटरी नहीं धुरता है। तो दोनों में पटरी नहीं धुरता है तो आखिर कोई तो निर्णय लेगा ना। तो इसका लास्ट डिसीजन कौन करेगा, लास्ट निर्णय कौन लेगा। ठीक है, अगर दोनों में नहीं सहमति बने तो इसका अंतिम निर्णय कौन कर सकता है। तो इसका अंतिम निर्णय कौन कर सकता है, ऑप्शन है केंद्र, राज्य, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो अंतिम डिसीजन कर सकता है वो केंद्र सरकार के पास सुरक्षित रहता है। इसका अंतिम निर्णय केंद्र सरकार ही करेगी। ठीक है, शिक्षा किस सूची का विषय, याद रखिएगा शिक्षा किस सूची का विषय है। ये विषय वाला जो प्रश्न है कि किस सूची में जाएगा ये विषय, यहाँ से एक प्रश्न आपका लटकेगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका झटकेगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको देख लीजिएगा, इसी का संघ सूची राज्य सूची का नीचे आपको ट्रिक के साथ जिसका जो विषय है वो सारा चीज़ हमने क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी जो आए हैं उसको देख लीजिए। अंतिम में आपको नीचे मिलेगा इसका ट्रिक सभी का। ठीक है, संघ सूची का भी, राज्य सूची का भी और समवर्ती सूची का भी कि कौन कौन विषय किस में जाएगा। ठीक ना, चलिए देखिए। तो शिक्षा किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न यह जो है बहुत ही MBBI है, मतलब 1001 बारी पूछा गया प्रश्न है शिक्षा वाला और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ गया है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ भी गया है। तो देखिए यहाँ पर तो शिक्षक पात्रता परीक्षा सबसे कम हुआ है इसलिए यहाँ नहीं आया है, हो सके कि अबर वाला में आपका आ जाए। ठीक है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए हम आपको इसी तरह का मेन प्रश्न निकाल के देते हैं और जैसे CRT का देते हैं जहाँ से हर बार भिड़ा था, हर बार भिड़ता है लिखा हुआ, कहीं भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ता है, लेकिन यहाँ तो आपको भिड़ना तय होता है। स्वास्थ्य किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए शिक्षा इस पर दोनों कानून बनाते हैं यानी समवर्ती सूची, स्वास्थ्य इस पर दोनों कानून बनाते हैं तो ये भी समवर्ती सूची में जाता है। तो स्वास्थ्य सेवा भी किस में है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रहता है। पर्यावरण किस सूची का विषय है, पर्यावरण किस सूची का विषय है, तो एक हो गया स्वास्थ्य, एक हो गया शिक्षा और पर्यावरण भी मिला जुला अधिकार होता है राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का। तो जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है उसको समवर्ती सूची कहते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। देखिए नोट में यहाँ पर दिया हुआ है, नोट में यहाँ पर लिख दिए हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही MBBI है, बहुत ही MBBI है, इसको छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा आप सभी को। ठीक है, इसको लेके चलिएगा दिमाग में। तो याद रखिएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ये तीनों विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकार कानून बनाती है और यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को याद रखिएगा, प्रश्न ये सब 100 बार, 200 बार, 500 बार पूछ रहा है एकदम। ठीक ना, तीनों को इसलिए हमने इंडिकेट कर दिया, तो आप सभी अभी कभी याद कर लीजिए। देखिए अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको हम बता देते हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो अब टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, जो भी नहीं जुड़े हैं, नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए टेस्ट सीरीज का शुरुआत किया जा रहा है और उनकी सारी तैयारी टेस्ट सीरीज में ही हो जाएगी। तो उनके लिए प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत 10 रखी गई है, 10 रुपये, प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत 10 रुपये रखी गई है, जो टेस्ट लगा सकते हैं और कितना मार्क्स आया आप इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज की शुरुआत बहुत जल्द की जा रही है, तो आप टेस्ट सीरीज जिनको देना होगा वो यहाँ पर 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अभी जो यह टेस्ट सीरीज है 1 से 5 शिक्षकों के लिए शुरू किया जा रहा है, 1 से 5 शिक्षकों के लिए शुरू किया जा रहा है। जो 1 से 5 के शिक्षक हैं वो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट, आगे देखिएगा। भूमि, कृषि, पुलिस किस सूची का विषय है? भूमि, कृषि और पुलिस किस सूची का विषय है? भूमि, कृषि और पुलिस किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो भूमि है, कृषि है, पुलिस है। भूमि पर किसका अधिकार होता है? राज्य सरकार का। कृषि पर राज्य सरकार का, पुलिस पर राज्य सरकार का। ठीक है,
तो ये सभी जो है आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी भूमि हो गया, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, ये सभी राज्य सूची का विषय है। सुरक्षा, वित्त, संचार, सुरक्षा, वित्त, संचार, ठीक है, किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए सुरक्षा, ये सुरक्षा जो है ये राष्ट्रीय स्तर का हो गया, केंद्र स्तर का। वित्त जो है केंद्र स्तर का हो गया, संचार जो है केंद्र स्तर का हो गया। तो ये केंद्र स्तर का हो गया, तो केंद्र स्तर पर जो भी निर्णय लेते हैं वो संघ सूची में जाता है। किस में जाता है? संघ सूची में। तो सुरक्षा है, वित्त है, संचार है, ये सभी किस सूची में जाएंगे? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। तो देखिए ये जाएगा किस में? संघ सूची में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? संघ सूची में। और कौन कौन किस में जाएगा उसके लिए नीचे ट्रिक भी है, बस कुछ देर रुक जाइए, 1 मिनट, उसके बाद आपको ट्रिक सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। तो केंद्र स्तर पर जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका यहाँ पर होता है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन होता है? राष्ट्रपति ही होते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है, ठीक है। तो जो हमारे मंत्रिपरिषद होते हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक करते हैं वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो उनके जो प्रधान होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री ही होते हैं मंत्रिपरिषद का, ठीक है। प्रश्न यूपी में आया, एमपी में आया, सीजी में आया और असम में आया, तीनों जगह, चारों जगह ये प्रश्न आ गया है। आप सभी का बारी है, आपका भी यहाँ पर आ सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है। सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछा गया है। आपको भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो आपका यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? न्यायाधीश को, जज को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, महाभियोग के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, वो है आपका, देखिए यहाँ पर महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को संविधान की कहा जाता है, मौलिक अधिकार को संविधान का क्या कहा जाता है? ठीक है। तो मौलिक अधिकार को संविधान की क्या कहा जाता है? भाई, बहन, आत्मा या कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है आपके एग्जाम में। आपका भी यहाँ पर प्रश्न आने जा रहा है, तो आप सभी इसको देख करके ही जाइएगा जेटेट के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। संविधान के भाग कितने में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? ठीक है। तो संविधान का भाग जो 3 है, कौन है? 3 है, इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है, याद रखिएगा, ठीक है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है आपका मौलिक अधिकार है। देखिए प्रश्न यही है कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का ही है, दिया है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक निवास या कोई नहीं, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आपको मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे आपको बताना है, ठीक है। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 5, 6, 7 या 8, ठीक है। तो प्रारंभ में जो हमको मौलिक अधिकार दिए गए थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसमें से मौलिक अधिकार को हटाया गया है और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या को कम कर दिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, यूपी टेट में भी आ गया,
सीजी टेट में भी आ गया, और यहाँ पर जो आपका है सीजी टेट के साथ साथ आप देखिएगा तो बिहार टेट में भी ये प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। ठीक है, देखिए दो चीज़ आप याद रखिएगा, मौलिक अधिकार किसको रखिएगा, मौलिक अधिकार ना, और याद रखिएगा मौलिक अधिकार हो गया, और याद रख लीजिएगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये दोनों में से आना है। ठीक है, ये अनुच्छेद जो है आपको यहाँ पर 3 में दिया गया, ये आपको 4 के कम मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा तो 7 है आंसर याद। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। ठीक है, प्रारंभ में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, 7। अब इसमें से एगो हटा दिया गया, किसको, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, 7 में से 1 हटा, बचा कितना, 6, यानी मौलिक अधिकार कौन है, कितने हैं, तो आपका 6 है। वर्तमान में कितने, 6 हैं। क्या आप सभी मौलिक अधिकार के नाम को जानना चाहते हैं, तो आपको नीचे अभी इसका ट्रिक दिया जा रहा है। आप सभी मौलिक अधिकार जो 6 हैं, 6 का नाम आप याद कर लीजिएगा अभी, सिर्फ एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। बस बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। देखिए जहाँ जैसा जरूरी रहता है वैसा आपको इसमें पढ़ाया गया है, जिससे कि आप एकदम सभी चीज़ इसको कवर कर सके। और जैसे आर्टिस्ट से जय की किताब से बाहर एक जरा सा भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न का देखिए अनलिमिटेड है, कोई गिनती नहीं है। लेकिन प्रश्न अभी जैसा झारखंड सरकार ने कहा है कि आपको पूछा जाएगा, तो कहाँ से पूछा जाएगा, तो आपको जैसे आर्टिस्ट टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा, तो उसको आपको देख लेना है। ठीक है, किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, कौन सा ऐसा अधिकार था जो 7 गो था, उसमें से किसी को हटाया गया, एक हटा, तब तो बना 6 ना। तो ये कौन सा अधिकार को हटा दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या कोई नहीं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की श्रेणी से जो हटा दिया गया वो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य, देखिए दो चीज़, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग है। कर्तव्य अलग है और अधिकार अलग चीज़ बताता है। ठीक है, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी। ठीक है, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 6, 10, 9, 11। ठीक है, तो प्रारंभ में जो हमको मौलिक कर्तव्य दिए गए थे वो 10 दिए गए थे। तो देखिए मौलिक अधिकार अधिक था और वो हो गया कम, लेकिन मौलिक कर्तव्य कम था लेकिन वो हो गया अधिक, 10 से 11। याद रखिएगा, यानी मौलिक कर्तव्य बढ़ा है और मौलिक अधिकार घटा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। अभी वर्तमान में जो है वो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 7 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो मौलिक कर्तव्य बढ़े हैं, इसलिए वर्तमान में एक और मौलिक कर्तव्य जो है बढ़ा दिया गया। उसमें क्या बढ़ाया गया पता है आपको, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। एक कर्तव्य ये माता पिता सभी का बढ़ा दिया गया, तो सभी पर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो ये मौलिक कर्तव्य में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 7 है, 10 है, 11 या 12 है, तो बढ़ गया 11 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ के 11 हो जाएगा। 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य आखिर बना। ठीक है, 10 को था, 11वां बना, तो 11वां में क्या जोड़ा गया, यही प्रश्न पूछा गया था। यही प्रश्न आपका जेटेट में भी पूछा गया था। ठीक है, जेटेट में पूछा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, संपत्ति रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, या कोई नहीं। तो यही 11वां मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नया संशोधन करके जोड़ा गया कि सभी को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। वो अनुच्छेद कौन सा है, वो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उल्लेख किया गया है, 21 का, 23, 24 या 22। तो वो 21 था, 21 के क में इसको जोड़ दिया गया है, 21 के क में इसको जोड़ दिया गया है। और वहाँ पर बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर सभी का कर्तव्य बनता है कि उनको विद्यालय पहुँचाएँ और उनका जो है यहाँ पर निःशुल्क अध्ययन करवाएं। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका किया गया, जो जोड़ा गया है वो 2002 में, यानी ये कौन सा संशोधन, 42वां, 44वां, 86वां, 61वां। ठीक है, तो 42वां संविधान तो ये आपको मिनी या लघु हो गया, 44वां में हटाया जाता है। और ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा वाला किया गया है
वो देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में 2002 वाला अधिनियम में लागू किया गया। इसको पहले से नहीं था, 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन करके इसको लागू किया गया और इसको 21 के 21 क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और यह अनुच्छेद किस में है? तो यह अनुच्छेद 21 क में है। किसमें? 21 क में है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। शिक्षा का अधिकार विधेयक को पारित किया गया। कब पारित किया गया? शिक्षा का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2011 या 20 अगस्त 2012 कब पारित किया गया? ठीक है, तो देखिए पारित जो किया गया इसको 2009 में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया वहाँ से विधेयक से? तो 2009 ईस्वी में। ठीक है, तो 2009 ईस्वी में पारित हो गया, लेकिन लागू कब किया गया? तो लागू जो आपको किया गया वो आपको यहाँ पर किया गया। देखिए, हाँ देखिए प्रश्न भी आ गया कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार कानून जो लागू किया गया है वो आपको देखिए 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। और यह प्रश्न अब तक जो है 51 बार पूछा गया है। अब तक 51 बार। देखिए इतना कम समय में इतना ज़्यादा बार आ गया है, तो इसलिए याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया? तो 2009 ईस्वी में। लागू कब किया गया? तो 2010 ईस्वी अप्रैल में। ठीक है, याद रखिएगा ना। और किसके द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। देखिए आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, आप किस में जा रहे हैं? टीचिंग लाइन का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि आएगा, तो इसलिए आप सभी देख करके ही जाइएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। देखिए हम तो आप सभी को इतना अच्छा तैयारी करवाना चाह रहे हैं कि सभी कोई पास करे। सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। सिर्फ 500 रुपये में JCERT का क्लास 6 to 10 तक का कंप्लीट हम करवा रहे हैं। ठीक है, अब बाकी लोग जो ये कंप्लीट का तो फी 500 रुपये हमने ले लिया आपसे, लेकिन अब जो यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। अब आपको कौन सा चलाया जाएगा? अब यहाँ पर सब्जेक्ट समाप्ति होती है और टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में जो भाग लेना चाहते हैं वो 10 रुपये दे करके यहाँ पर टेस्ट सीरीज में भी जुड़ सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे उन्हीं का सिर्फ टेस्ट लिया जाएगा, बाकी का टेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी प्रिपेयर हो जाएं। आप सभी को जितना पढ़ा दिया गया, आप टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दी जाएगी, तो आप सभी टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़ेंगे। ठीक है, तो जो नए हैं, जो अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनको भी यह वीडियो मिलता है और वह टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो 10 रुपये प्रतिदिन फ़ोनपे या गूगल पे इस नंबर 9631054226 पर संपर्क करके टेस्ट में भाग ले सकते हैं। देखिए टेस्ट ज़्यादा समय का नहीं है, प्रत्येक दिन आपको 20-20 प्रश्न का टेस्ट लिया जाएगा। कितने प्रश्न का लिया जाएगा? 20 प्रश्न का यह टेस्ट सीरीज होगा, जो इसके लिए आपको एक नियत समय के अंदर जो है आपको व्हाट्सएप पर जाएगा यह प्रश्न, और आपको बना करके सेंड कर देना है और उसके बाद आपको बताना है कि कितना सही हुआ अपनी ईमानदारी से। ठीक है, तो आपको ये क्लियर करते चलना है। तो चलिए देखते हैं अगला। मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है? ठीक है, मूल कर्तव्य को किस भाग 3 का, भाग 4 या भाग 4 का? तो देखिए भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। और मौलिक अधिकार तो इसके पहले आप क्लियर हो गया। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जोड़ने वाला चीज़ देखिए 42वां में, 42वां में जो नया चीज़ जोड़ा गया है, बहुत पहले का चीज़ जो है, ये नया तो नहीं, तो वो 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 86वां या कोई नहीं। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उसी में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म का निरादर करना, धर्म का लगाव नहीं रखना, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, धर्म के प्रति आस्था नहीं रखना। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है।
वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या धर्मशीलता। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार होते हैं। कौन होते हैं? मानव अधिकार होते हैं। ठीक है, अगला है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न ये पूछा गया है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर, 10 अप्रैल। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सभी मानव को जो जन्म से अधिकार प्राप्त होते हैं उसी को मानव अधिकार कहते हैं। और मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1994 ईस्वी या 1995 ईस्वी में? तो मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो आपको यहाँ पर किया गया है, आप देख लीजिएगा इसको। 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है ... समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर जो है संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति, पंजाब सिंह समिति, गिरनार सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है यहाँ पर आपको शामिल किया गया है। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर ट्रिक अब आ रहा है आपका, मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का ट्रिक। मौलिक अधिकार कितने हैं आपको पता है ना? वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इसमें मौलिक अधिकार कौन कौन है, नाम देखें। तो मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का एक ही ट्रिक आपको मिलेगा यहाँ पर जो आपको दिया गया है। ठीक है, क्या है? समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। कहावत है कि जो पहले की संस्कृति है उसी में सभी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। समस्त का मतलब है देखिए समानता का अधिकार। ठीक है, सम का मतलब इसमें है समानता का अधिकार और सत का मतलब है देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शोध में दो अक्षर हैं, सो और ध। तो सो से है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ध से है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति का मतलब है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी उपचार, और उपचार का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इस तरह से पूरा क्लियर देखिए जो बनाया हुआ है। समस्त शोध सांस्कृतिक उपचार में है, 2 बार 3 बार लिख लीजिएगा ना तो ये आपको याद हो जाएगा। और कहीं भी अभी तक आपको जो है यहाँ पर याद करने के लिए हमको लगता है कि नहीं मिला होगा, तो आपको देखिए इसीलिए आप लोग को हम सब तरह से सरल बनाते हैं आपके कंसेप्ट को, चाहे वो ट्रिक लेना हो चाहे बेसिक कंसेप्ट लेना हो, और जो एग्जाम में जो आना है उसको धराना ही मकसद है। इसलिए जो लोग अभी तक भी नहीं जुड़ पाए, आज भी देखिए आप 500 रुपये में जुड़ सकते हैं। अभी भी 500 रुपये में जुड़ करके क्लास 6 to 10 तक का JCERT का जिसने कंप्लीट किया वो तो समझिए कि 60% पासिंग मार्क्स आने में कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वो 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पासिंग तो यहाँ से होना फिक्स है। ठीक है, तो आप सभी अभी का भी वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको पछतावा नहीं रहे। परीक्षा में जाने से 2 दिन पहले भी अगर ये नोट्स लेके आप देखते हैं तो ये सबसे आपका ऑथेंटिक नोट्स होगा, अन्य किताब की अपेक्षा बहुत ही कम प्रश्न इसमें है, बहुत ही कम इसमें बताया गया है। तो समस्त में सम से यहाँ पर देखिए सम से है समानता का अधिकार, सत से है स्वतंत्रता का अधिकार, शोध में सो से है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से है धार्मिक स्वतंत्रता एवं उपचारों का अधिकार, संस्कृति से संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यही चीज़ है, और यही संविधान और उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब अगला ट्रिक है संघ सूची में आने वाले विषय का नाम याद रखने का ट्रिक। संघ सूची में कौन कौन विषय आएगा आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक निकल के आता है। ठीक है, तो कह रही यूं रमा, कौन? यूं रमा बेबी आज रेडो संग नहीं चली गए। कोई कहता है ना कि यूं ही रमा जो है यूं ही रमा जो है आशीष के साथ नहीं भाग गई, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, यूं ही रमा बीबी आज रेडो संग नहीं गई।
तो याद रखिएगा यूं रमा बीबी आज रेडियो संग नहीं गए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ सब को लिख लीजिए, यहाँ पर सब को लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हो गया यूं रमा बेबी आज रेडियो संग नहीं गए। तो यू का मतलब है युद्ध, यानी युद्ध जो है किसका विषय है। र का मतलब है रक्षा, रक्षा किसका विषय है। तो ये सभी संघ सूची का विषय चल रहा है। किसका चल रहा है, संघ सूची के आने वाले विषयों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो संघ सूची का विषय है यू रमा 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 में मा मतलब मामले, विदेशी मामले। बे से बैंकिंग, बी से बीमा, आ से आयकर, ज से जनगणना, रे से रेल, रे से रेल और डा से डाक। यानी आपको संघ सूची में कौन कौन विषय आएगा, संघ सूची में कौन कौन विषय आते हैं। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा यू रमा बेबी आज रेडियो संग भाग गए, यूं ही रमा बेबी आज रेडियो संग भाग गए। यू का मतलब युद्ध, र का मतलब रक्षा, मा का मतलब विदेशी मामला, बे का मतलब बैंकिंग, बी का मतलब बीमा, आ का मतलब आयकर और ज का मतलब जनगणना, रे का मतलब रेल और डाक का मतलब डाक। ये सभी किसका है, तो ये सभी संघ सूची का विषय है। ये सभी किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों का नाम याद रखने का ट्रिक। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आएगा उसका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है, उसका नाम याद रख लीजिएगा। इसका नाम रखने का याद देखिए एक ट्रिक हमने बनाया है आप सभी के लिए। कृष न्याय पूजे, कृष नाम है, कृष नाम है, वो क्या पूजता है, न्याय, वो न्याय की पूजा करता है। कृष किसकी पूजा करता है, न्याय की पूजा करता है। और ये किस में चला जाएगा, तो राज सूची में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, राज सूची में। अब देखिए इसका क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्री और स, कृष न्याय, न्याय पूजे, पूजे, कृष न्याय पूजे, इसी से हो गया, ठीक है। अब देखिए क्री का मतलब है कृषि, राज सूची का विषय। स का मतलब है सिंचाई, राज सूची का विषय। न्याय का मतलब है न्याय, राज सूची का विषय। पू का मतलब है पुलिस, राज सूची का विषय। जे का मतलब है जेल, राज सूची का विषय, ठीक है। यानी कृषि, सिंचाई, न्याय और पुलिस और ये सभी जेल, ये किसका है, तो ये जो है आपका राज सूची का विषय है। क्लियर हो गया है। चलिए अगला देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय का नाम याद रखने का ट्रिक। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आएंगे उसका नाम याद रखने का छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। श्री शिव जानकार हैं, शिव जी क्या है, जानकार है, अर्धंगी है, तो वही याद रखिएगा श्री शिव जानकार हैं। और श्री में स है, याद रखिएगा ये समवर्ती सूची चल रहा है, याद रखिएगा ये समवर्ती सूची चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए श्री शिव जानकार हैं से क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर श्रमिक संघ, श्रमिक संघ, श्री से श्रमिक संघ, सी से शिक्षा, व से वन, जान से जानवर ना, श्री सिंह यानी श्रमिक वाले लोग, ये जो है आपका समवर्ती सूची में। शिक्षा समवर्ती सूची में, शिव में वन समवर्ती सूची में, जानकार, जानकार में जानवर, जानवर, ठीक है, जानवर है, और कार से कारखाना, ये सभी जो है समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर हो गया ना। तो आपको देखिए यहाँ पर राज्य सूची पता चल गया, केंद्र सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आएंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन प्रश्न आए वो बता दिया गया, मौलिक अधिकार बता दिया गया, मौलिक कर्तव्य बता दिया गया। देखिए अगर इसे प्रश्न अलग से अगर लुसेंट से जाकर पढ़ते रहिएगा तो 5000 प्रश्न मिलेगा, पगलाइएगा, है ना। इसलिए कम पढ़िए, जैसे NCERT पढ़ के जाइए और रिजल्ट लेके आइए ना। अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो आज भी जुड़ जाइए, अभी भी परीक्षा का घोषणा तो हो चुका है, इसलिए आप सभी तुरंत जुड़ करके तैयारी में लग जाइए। अभी भी लगिएगा तो आपका 100% हो जाएगा। संविधान लागू होने के समय देखिए यहाँ पर इसकी संख्या को देख लीजिएगा। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे और वर्तमान में 58 विषय हैं। पूछेगा संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे, तो 97, वर्तमान में कितने हैं, 98। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। संविधान लागू होने के समय प्रारंभ में राज्य सूची में 66 विषय थे लेकिन वर्तमान में 62 विषय हैं, ठीक है। संविधान लागू होने के समय आरंभ में कितना था, 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में कितना विषय है, 62 विषय है, किसमें, राज्य सूची का, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में 52 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न सीखा है राज्य सूची में कितने विषय हैं, 96, 97, 98
99 या 62। ठीक है, राइट आंसर इसका ई है 62। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 51, 52, 47, 48 या कोई नहीं। तो वर्तमान में कितना है? 52 है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आप क्या कीजिए, जो आपको गद्यांश दिए गए हैं, जो आपको पैसेज दिए गए हैं, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यानी जो आपको पैसेज दिया गया है उसी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। देखिए पैसेज क्या है, आप उसको देख लीजिएगा। There lived a saint in the jungle. There lived a saint in the jungle. Every morning he used to go near one big banyan tree and talk. A monkey who lived in that tree saw it every day. One day, two friends, Ajit and Sanju, were returning home through the jungle. Night fell. As they reached the midst of the jungle, they decided to spend the night in the jungle. They came to the cottage of the saint and requested him to give shelter. The saint was a kind person, so he gave them a place of stay at night. In the morning, they woke up, could not find the saint in the cottage, to left without inquiry about him. ठीक है, देखिए पैसेज को आप पढ़ लिए। पैसेज पढ़ने के बाद आपको इसका थोड़ा बहुत अगर हिंदी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पैसेज आपका एग्जाम में लगभग कितने नंबर का? तो 4 से 5 नंबर का पूछ ही देता है। ठीक है, तो इस पैसेज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न है, अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको समझने में यहाँ सुविधा होगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। देयर लिव्ड ए सेंट इन द जंगल। ठीक है, जंगल में कौन रहता था? एक साधु रहता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो नियर वन बिग बनियान ट्री एंड टॉक। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक दिन वह सुबह सुबह क्या करता था? अब उसके नज़दीक में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पर जाता था और टॉक करता था, बोलता था। ठीक है, ए मंकी हु लिव्ड इन दैट ट्री सा इट एवरी डे। ए मंकी एक बंदर जो पेड़ पर रहते थे, और सा इट एवरी डे उसको प्रतिदिन देखती थी। ठीक है, वन डे टू फ्रेंड्स अजीत एंड संजू वेयर रिटर्निंग होम। एक दिन दो मित्र अजीत और संजू जो थे वो रिटर्निंग होम, घर से वापस आ रहे थे। थ्रू द जंगल होते हुए घर से वापस लौटना था उनको। ठीक है, नाइट फेल एज दे रीच्ड द मिड्स ऑफ द जंगल। जंगल के मध्य में पहुंचते ही, जंगल के बीच में पहुंचते ही रात हो गई। क्या हो गया? रात हो गया। मिड्स ऑफ द जंगल। दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द जंगल। उन्होंने डिसाइड किया, वे लोग डिसाइड किए, वो लोग निर्णय किए कि नाइट जो है, रात्रि जो है जंगल में ही बिताया जाए। दे कैम टू द कॉटेज ऑफ द सेंट। वे साधु के कुटिया में गए। कहाँ गए? कॉटेज यहाँ। वे साधु के कुटिया में गए एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव शेल्टर। और उनसे विनय किया, उनसे अनुरोध किया कि उनको रहने का स्थान या आश्रय दिया जाए। द सेंट वॉज अ काइंड पर्सन। साधु जो था वो दयालु व्यक्ति था। सो ही गेव देम ए प्लेस टू स्टे एट नाइट। तो उसको रात में ठहरने के लिए स्थान दे दिया। इन द मॉर्निंग दे वोक अप। जब वे सुबह में जगते हैं, दोनों मित्र, क्या होता है? कुड नॉट फाइंड द सेंट इन द कॉटेज। साधु को कुटिया में नहीं पाते हैं। सो लेफ्ट विदाउट इंक्वायरी अबाउट हिम। इसलिए वह बिना पूछताछ किए के बिना ही वहाँ से निकल गए। ठीक है, चलिए अब जब आप हिंदी कर लिए, अब प्रश्न को देख लीजिएगा क्या कर रहा है। हु लिव्ड इन द ट्री। हु फर्स्ट प्रश्न है, हु लिव्ड इन द ट्री। पेड़ पर कौन रहता था? हु लिव्ड इन द ट्री। अपने मन से कुछ नहीं करना है, पैसेज को जा करके देखिएगा अच्छे तरह से। ठीक है, पेड़ पर कौन रहता था? सेंट, मंकी, अजीत, टाइगर, कौन रहता था? ठीक है,
तो आप देखिएगा यहाँ पर पैसेज में स्पष्ट किया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए मंकी हु लिव्ड इन दैट ट्री। तो पेड़ पर कौन रहता था? मंकी रहता था। मिल गया पैसेज में ना। बस इसी तरह से पैसेज वाले प्रश्न को आपको ढूंढना है। बहुत ही इजी होता है, थोड़ा सा अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो आपका यहाँ से पैसेज का जो प्रश्न है 3, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी आ जाए वो आपका 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका मंकी हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पर कौन रहता था? मंकी रहता था, आंसर भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हु आज रिटर्निंग होम, घर से कौन लौट रहे थे? हु आज रिटर्निंग होम, घर से कौन लौट रहे थे? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिएगा, शायद आप अपने बता दें। मदर एंड सन, फादर एंड फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स, सेंट एंड फ्रेंड्स। घर से कौन लौट रहे थे? 2 फ्रेंड्स। कौन कौन? तो यहाँ पर नाम भी आपको दिया था, अजीत एंड संजू। ठीक है, आइए देख लेते हैं घर से कौन लौट रहे थे, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से मिलेगा। यहाँ देखिएगा, इस पैसेज में देखिएगा, 1 डे 2 फ्रेंड्स अजीत एंड संजू वेयर रिटर्निंग होम। यही नहीं पूछा था कि हु वाज रिटर्निंग होम, तो 2 फ्रेंड्स, 2 मित्र जो है घर से लौट रहे थे। क्लियर हो गया ना? एकदम इसी तरह से सेम टू सेम पैसेज में मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पैसेज से आंसर आपका उठ जाएगा। देखिए जो सिलेबस चेंज किया गया, तो सिलेबस जो 1 to 5 का है उसमें ये सिलेबस आपको बनाया गया है। पैसेज को बनाया गया, अनसीन पैसेज को जो 2 गो रहेंगे वो आपको देख लेना है इंग्लिश के अंतर्गत। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, वेयर डिड द स्टे एट नाइट, वेयर डिड द स्टे एट नाइट। रात्रि में कहाँ ठहरा हुआ? रात्रि में कहाँ ठहरे थे? इन अ टेम्पल, अंडर द बनियान ट्री, इन द कॉटेज, एट होम। ठीक है, तो टेम्पल में तो नहीं ठहरे थे, बनियान ट्री में भी नहीं ठहरे थे। वे लोग कहाँ गए थे? साधु के कुटिया में गए थे और वहाँ पर आश्रय देने को कहते हैं। तो इन द कॉटेज माने कुटिया में रुके थे। कहाँ रुके थे? जो दोनों 2 फ्रेंड्स थे वो जब आ रहे थे तो कहाँ लौटे थे, कहाँ रुके थे? कॉटेज में, कुटिया में रुके थे। क्लियर? अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स। देखिए आपको जो है यहाँ पर अंटोनिम और साइनोनिम जो है एक अलग से सिलेबस भी दे दिया है, तो इसलिए सिलेबस में अंटोनिम साइनोनिम हम अलग से भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी जो है यहाँ प्रश्न के आधार पर जिस तरह का प्रश्न पूछता है वो आपको हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो अंटोनिम एक आएगा, व्हाट इज द अंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का विपरीत में क्या होगा? फ्रेंड्स यानी मित्र, फ्रेंड्स यानी मित्र, इसका जो है अपोजिट में क्या होगा? इसका अपोजिट में क्या होगा ये आपको जानना है। एनिमी, एनिमीज, एनिमी, नेवर या कजन, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स का क्या होता है? फ्रेंड्स का यहाँ पर हम लोग लेंगे, मित्र का हो जाएगा आपका शत्रु। क्या होता है? शत्रु हिंदी में कहते हैं। और उसी के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर एनिमीज। फ्रेंड्स है तो एनिमीज लेंगे। क्लियर हो गया ना? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल। जंगल के समान अर्थ वाला इसमें कौन सा वर्ड्स है? ठीक है, साइनोनिम माने समान अर्थ। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल? वुड्स, डेजर्ट, ट्रीज, हिल्स। ठीक है, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल। ठीक है, क्या होगा? वुड्स होगा, डेजर्ट होगा, ट्रीज होगा या हिल होगा। तो देखिए जंगल में क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। तो जंगल का जो यहाँ पर होगा वो समान वुड होगा। क्या होगा? वुड्स हो जाएगा यहाँ पर जंगल का जो है आपको साइनोनिम। अगला है, द सेंट, द संत, द संत यूज टू गो टू द एंड टॉक। साधु कहाँ जाता था और किससे टॉक करता था? ऑप्शन देखिए दिया गया है, बिग कोकोनट ट्री, बिग बनियान ट्री, बिग पीपल ट्री, बिग बनियान ट्री। ठीक है, कहाँ पर साधु जाता था? स्मॉल बनियान ट्री। तो साधु कहाँ जाता था? देखिए अगर आपको पैसे ध्यान में होगा तो एक बिग बनियान ट्री था, वहाँ पर साधु अर्ली मॉर्निंग जाता था और क्या करता था? टॉक करता था। चलिए नहीं तो पैसेज की ओर हम लोग चल लेते हैं, थोड़ा सा पैसेज की ओर चल लेते हैं। देखिए पैसेज में स्पष्ट किया हुआ होगा, आप उसको देख लीजिए। पैसेज में यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ, एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो नियर 1 बिग बनियान ट्री एंड टॉक। देखिए बिग बनियान ट्री है ना, मिल रहा है। तो इस तरह से पैसेज में जब भी जाएंगे आपको मिलना तय है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा
आपका देख लीजिए यहाँ पर जो पूछा गया है, द संत यूज टू गो टू द एंड टॉक, तो गो टू द बिग बनियान ट्री एंड टॉक। पैसेज में तो हु बहु लाइन बाय लाइन मिलता है, आप लोग मिलाने का कोशिश कीजिएगा, लाइन बाय लाइन जहाँ मिला उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है, एकदम आंसर आ जाएगा। वेयर लिव्ड अ सेंट, वेयर लिव्ड अ संत, संत जो है कहाँ रहते थे, साधु जो है कहाँ रहते थे, आपको पूछा गया है। चलिए पैसेज को रिमूव करते हैं एक बार फिर से। देखिए लिखा हुआ है देयर लिव्ड अ संत इन द जंगल, ये संत कहाँ रहते थे, साधु कहाँ रहते थे, तो जंगल में रहते थे। यहाँ पर मिल गया ना, पहला ही जगह मिल गया, तो यही प्रश्न पूछा था, वेयर लिव्ड अ सेंट, ठीक है, वेयर लिव्ड अ संत बोलिए कहाँ रहते थे, तो वो जंगल में रहते थे, ठीक है। अगला है यहाँ पर देखिएगा, वेयर इज सन गो टू एवरी मॉर्निंग, वेयर इज सन गो टू एवरी मॉर्निंग, संत जो है एवरी मॉर्निंग कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे, बनियान ट्री, गुआवा ट्री, बनाना ट्री या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जो संत थे वो संत कहाँ जाते थे, वो आपको यहाँ पर बिग बनियान ट्री यानी बनियान ट्री बरगद का पेड़, कहाँ, बरगद का पेड़ के पास जाते थे, तो राइट आंसर इसका बरगद पेड़ यानी बनियान ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ नाइट, नाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, नाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, नाइट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मॉर्निंग, डे, आफ्टरनून या इवनिंग, ठीक है। तो नाइट माने रात्रि और डे माने क्या होता है, दिन, तो रात्रि का दिन होगा, ठीक है, क्या होगा, रात्रि का दिन होगा, तो नाइट का डे जो है अपोजिट वर्ड होगा, राइट आंसर 9 का यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्रूएल, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्रूएल, क्रूएल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, इसका अपोजिट क्या होता है, तो हम लोग हिंदी में जानते हैं क्रूएल का, निर्दयी का होता है दयालु, ठीक है, दयालु। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है देखिए, नाइट है, डे है, काइंड है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर काइंड का मतलब क्या होता है, काइंड का मतलब दयालु होता है, क्या होता है, दयालु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अभी जो अनसीन पैसेज आपके जो दिए गए हैं उसको हम यहाँ पर आपको कंप्रहेंशन बेस्ड अनसीन पैसेज को कंप्लीट करवा देंगे, तो इंग्लिश आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सारी तैयारियाँ भी करवा दी जाएगी, आप सिर्फ यहाँ पर जुड़ेंगे और सारी तैयारियाँ करेंगे, ठीक है। देखिए लेकिन अब जो सिलेबस जिस कदर आपको बढ़ाया गया है, सिलेबस जिस कदर आपको बढ़ाया गया है, अब आपकी तैयारी 500 रुपये में नहीं हो सकती है, अब आपकी तैयारी 500 रुपये में नहीं हो सकती है। अगर 1 से 5 की आपकी तैयारी करनी है तो इसके लिए सीधे आपको जो है यहाँ पर 800 रुपये अब लगेंगे, जो सिलेबस चेंज किया गया है, ठीक है। तो जिनको सिलेबस वाइज देखना है तो वो 800 रुपये अब पेड करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, सब कुछ आपको बता दिए हैं, आप सभी कमेंट कीजिए, सभी कोई लाइव चैट में जुड़ जाइए, सभी कोई जुड़िए। देखिए बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन लाइव चैट नहीं कर रहे, इसलिए जो भी देखे हैं वो सभी लाइव चैट में अवश्य भाग लीजिएगा, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जन्म से 24 माह, दूध से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। और देखिए जितने लोग वीडियो को देखते हैं ना, लाइक बटन अवश्य दबाया कीजिए जिससे अन्य लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। तो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबा के जरूर वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अन्य भाइयों को, अन्य बहनों, माताएं को, सभी के पास पहुँच सके और उनका यहाँ पर जेटेट निकल सके, क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स जो कि हर दिन हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर करके आपको कड़ी मेहनत के बाद देते हैं, और आपको सिलेबस तो यहाँ तो चेंज हुआ उसके बाद और भी कड़ी मेहनत के बाद आपके पास पहुंच रहा है। तो आप सभी इसको जितना सीधा हो सके शेयर हो सके, कर सके और सभी के पास यहाँ पर इसको पहुंचा सके। तो बहुत जल्द आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। आप 1 से 5 के लिए अभी आपको 500 थे, लेकिन इसको बढ़ा के 800 किया गया न्यू सिलेबस के अनुसार। अब आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं 800 में, चाहे 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी जुड़िएगा और जल्दी जल्दी यहाँ से तैयारी करने लगिएगा, ठीक है। तो चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आपको, ठीक है। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। अभी आपको देखिए बताए थे 0 से 2 वर्ष, संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अब यहाँ पर आपका क्या है, ये तो प्रश्न होते जा रहा है। तो जन्म ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना हो गया, तो 2 से 7 वर्ष हो गया। देखिए हम आपको 800 रुपये में क्या क्या दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्षेत्रीय भाषा छोड़ दीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सब सब्जेक्ट का आपका दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और सीडीपी, इतने सब्जेक्ट का इसमें आपको कवर अप करवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही कम फी है, आप मान के चलिएगा। बहुत लोग तो यहाँ पर 68,000 रुपया ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ करके जो तैयारी कम वाला में कीजिएगा वो सबसे ऑथेंटिक है आपका, आप अभी के अभी जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन से, याद है? याद है अभी आपको तो जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या अमूर्त, कौन है तीसरी अवस्था? तो संवेदीगामक पहली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था और अमूर्त हो गया चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो तीसरी अवस्था है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पकड़िएगा, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। जी संवेदीगामक कितना होता है, याद है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त होता है 11 से ऊपर। क्या पूछा है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कौन सी नाम से आप जान रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सभी प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं पियाजे से। आपका यहाँ भी बाल विकास के वृद्धि सिद्धांत के अनुसार ये पियाजे का आपका नाम छुपा हुआ रहता है, आप सभी को देखना आवश्यक होता है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, ठीक है। तो ये आपका किशोरावस्था में होता है। तार्किक चिंतन बहुत ज़्यादा लोग लॉजिक करते हैं क्योंकि उनके लाइफ से संबंधित जुड़े हुए चीज़ें होती है, वो दुनिया और संसार को समझने लगते हैं किशोरावस्था में। इसलिए इनके साथ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सोच और चिंतन की प्रवृत्ति और विस्फोट तनाव बना हुआ रहता है क्योंकि वह दुनिया को समझने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पियाजे की कौन सा अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त का संबंध किससे होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बंधु, अमूर्त तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर, एकदम क्लियर रखिएगा। तो ये अमूर्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? अमूर्त हो जाएगा। पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? अनुकूलन किसके द्वारा होता है पियाजे के अनुसार बताना है। आत्मसातीकरण, आत्मविवेक बल, आत्मबल या कोई नहीं, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन किसी का भी जो होता है वो आत्मसातीकरण, आत्मविवेक, आत्मविश्लेषण के कारण ही होता है, ठीक है। लेकिन उसका यहाँ पर नाम दिया गया है आत्मसातीकरण को ही आप यहाँ पर मारिएगा, ठीक है। तो अनुकूलन किसके द्वारा होता है? आत्मसातीकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट